नमस्कार विद्यार्थियों, जीत आईएएस की ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपका स्वागत है। और हम जो एलटी की पेडालॉजी है उसकी क्लासेज चला रहे हैं और आप लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं। जो एलटी पेडालॉजी है तो उसी के संदर्भ में जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीरियल वाइज आपके टॉपिक ले रहे हैं। और उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार करके एक टॉपिक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। और इसी एग्ज़ाम में नहीं, जो आगे आने वाले जो लेक्चरर वगैरह जो एग्ज़ाम है आपके, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका टॉपिक है आज का प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं शैक्षिक प्रयोग और समस्याएं और नवाचार, एक्चुअली ये है क्या टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, पठन पाठन क्रिया करते हैं, जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है तो उसके दौरान कई सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका एजुकेशनल प्रोसेस है और जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। और जो ये समस्याएं हैं तो इनको दूर करने के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि क्या आप जो है फ्यूचर में जब भी आप इन समस्याओं को देखें तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं आगे जाके। तो आपका एक तो शैक्षिक प्रयोग है, एक समस्याएं हैं एवं नवाचार जुड़ा है। देखिए, जो नवाचार जो शब्द है ना, तो ये इसके बाद ही आता है जब आपका किसकी बात आती है, शैक्षिक प्रयोगों की बात आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, शैक्षिक प्रयोग जब करेंगे तो उसके बाद आपका नवाचार आता है। नवाचार ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ देखी, कहीं पर भी कोई समस्या है, उस समस्या को तत्काल आपने जो है, जैसे आपको क्या दिखा, कोई प्रॉब्लम दिखी, कोई समस्या दिखी, और उस प्रॉब्लम को देख के आपने कहा हम इसके लिए क्या कर देंगे, ये नवाचार प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले जब हम नवाचार की बात करते हैं तो वो सर्टिफाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आप समस्या देखी, आपने कहा हम इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए पहले प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग उन्हें कहते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, तो उसके परिणाम देखे जाते हैं और उन परिणामों के बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग शिक्षा में करते हैं, तो उसको हम नवाचार का रूप दे देते हैं। जनरली जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे पहले परीक्षाएं होती थी, तो परीक्षाएं ये देखा गया कि आपका जो ऐसे हैं समेटिव असेसमेंट, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले से जो है आपका एक तो हाफ ईयरली एग्जाम होता था, ठीक, और उसके बाद एक एनुअल एग्जाम हो जाता था। फिर इसके बाद कहा गया कि ये तरीका सही नहीं है। फिर आपके जो है ऐसे के बाद क्या लाए गए, एफए लाए गए, तो उन्होंने कहा कि भैया नहीं, ये तरीका सही नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा। फिर इसके बाद क्या किया, सीसीई आया आपका। तो इस तरीके से हम क्या, आज इसी संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं कि शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं और समाधान के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन सी समस्याएं हमारी शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो समस्याएं क्या है, अगर आप देखेंगे कि जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कई सारी समस्या देखने को मिलती हैं। तो वो कौन कौन सी मुख्यतः समस्या है, जैसे आप लोगों को पता होगा जो शिक्षा आपका विषय है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। इसको आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद इसको 1976 में समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया था। और इसका मतलब होता है कि इसमें राज्य की भूमिका भी होगी और केंद्र की भूमिका भी होगी। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने देखा, जब इसको शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा है आपको समवर्ती सूची में इसको डाला गया, तो इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी समस्याएं आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इसके लिए क्या किया गया, उसके बाद जो समस्याएं देखी गई, तो वो मेनली क्या क्या समस्याएं भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें कि आपकी जो गुणवत्ता है उसकी कमी देखने को मिलती है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, गुणवत्ता की कमी, यानी कि जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है। जैसे हमारे वहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो आपका
जो बच्चा है जब अपने व्यवहारिक जीवन में जाता है, तो जैसे जनरली ये होना चाहिए कि जब उसकी एजुकेशन सिस्टम उसका पूरा हो गया तो उसके बाद उसको अपने जो दैनिक जीवन है उसकी आवश्यकताओं की उसकी क्या हो जानी चाहिए, पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये है कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन उसको नहीं मिल पाती है। एक ये सबसे बड़ी क्या है आपकी समस्या है। इसके बाद जो दूसरी समस्या हमारी देखने को मिलती है कि आपका GER जो रेशियो है, यानी कि आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात ये बहुत कम रहता है। सकल नामांकन अनुपात आपका, यानी कि GER आपका बहुत कम है। GER क्या है, जैसे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, क्या जैसे 1 to 5, अगर 1 to 5 एजुकेशन की बात करें तो बच्चा किस में आपका एडमिशन लेगा, 1 में एडमिशन लेगा। अगर आप 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में बच्चा कहाँ पे एडमिशन लेगा, 6 में एडमिशन लेगा। ऐसे ही आप जो है 9th से 12th की एजुकेशन की बात करेंगे तो बच्चा 9th में एडमिशन लेगा। ऐसे ही आप जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो आपका बच्चा कहाँ पे एडमिशन लेगा, आपका जो स्नातक फर्स्ट ईयर है, BSc BCom कुछ भी हो सकता है वो, तो वहाँ पे एडमिशन लेगा। तो वहाँ पे कितने बच्चे आपके एडमिशन लेते हैं, यानी कि जितने बच्चे 12th में पास हुए, क्या उतने बच्चे आपके जो स्नातक प्रथम वर्ष है, जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, क्या उतने बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं? नहीं लेते हैं। ठीक है, आपका मुश्किल से 27-28% बच्चे जो हैं जो 12th के बाद आपका कहाँ लेते हैं एडमिशन, आपके स्नातक स्तर पर लेते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये GER रेशियो भारत में बहुत कम है, यानी कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। एक समस्या ये भी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपका कि लोगों में जागरूकता की कमी भी है, जागरूकता की कमी, यानी कि शिक्षा के महत्व को लोग समझते नहीं हैं। जैसे वो कहते हैं कि हम एजुकेशन पे इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, अगर हम जो एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं किसी आपके और चीज़ पे हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है अगर हम शिक्षा पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिटर्न भी बहुत अच्छा देगी हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो ये जागरूकता की कमी है। कई बार कहते हैं कि पढ़ा के क्या होगा अब, ठीक है, आपने पढ़ लिया बहुत है अब। ठीक है, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये जागरूकता की कमी भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो क्वालिटी एजुकेशन है, यानी कि जो बच्चा आपका यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजों से जो निकल रहा है, क्या वो उसके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी गुणवत्ता उसके पास है कि उसको क्या मिले, जो उसकी एजुकेशन है उसके हिसाब से उसको क्या रोजगार मिल रहा है। रोजगार तब मिलेगा जब वो क्या होगा, उतना स्किलफुल होगा, यानी कि उसके अंदर उतनी क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी कब होगी, जब आपकी शिक्षा क्या होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। तो इसका आपको ये एक क्या है प्रमुख समस्या है। उसके बाद GER आपका जो रेशियो है वो भी है, और दूसरा है जागरूकता की कमी। लोगों के अंदर इस चीज़ की कमी है कि वो अपने बच्चों को कितना पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, इसमें जैसे कई बार ये देखने को भी मिलता है कि आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। कई बार कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे करके। हालांकि धीरे धीरे इसमें क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है। उत्तराखंड में तो बहुत सुधार है। अगर आप देखेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप एडमिशन डेटा देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो जो है एडमिशन लेते हैं। उत्तराखंड में तो फिलहाल ये चीज़ नहीं है कि जेंडर बाइसनेस यहाँ नहीं है, लेकिन लैंगिक भेदभाव लेकिन जागरूकता का कमी यहाँ भी है। बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों को अभी पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, गुणवत्ता की कमी है। GER रेशियो 1, सकल नामांकन अनुपात, सब बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। जब से RTE आया आपका, RTE 2009, उसके बाद तो आपको इसको क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। तो इसके बाद जो है सब बच्चे क्या लेते हैं इसमें, 1 to 8 तक तो सारे बच्चों को एडमिशन लेना कंपलसरी है, तो वो लेते हैं, मौलिक अधिकार है हमारा। तो लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपका क्या है, GER रेशियो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए। चौथा इसमें है आपका कि जो आपका बजट है, बजट देखिए सबसे बड़ी कमी है। अगर जब तक गवर्नमेंट क्या नहीं देगी, शिक्षा में खर्च नहीं करेगी। जो कोठारी कमीशन था आपका, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग ने ये कहा था कि जो आपका बजट बन रहा है उस बजट का आपका 6% किस पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए।
ऐसा इनके द्वारा कहा गया था कि 6% किस पे खर्च होना चाहिए, आप बजट का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। अभी आपका मुश्किल से आपका 3-3.5% आपका बजट जो है शिक्षा पे खर्च होता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्या है, परेशानी है, समस्या है। इसके बाद आपका और जितने आयोग आए थे उन्होंने सब ने कहा कि भैया क्या है, आपका कम से कम 6% किस पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पर। देखिए, जिस देश में आपका शिक्षा अच्छी होगी, बुनियादी शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, हायर एजुकेशन आपकी सही होगी, तो उस देश में इनोवेशन भी होंगे, उस देश में नए नए आविष्कार भी होंगे, उस देश में रोजगार भी होगा। तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ पर, जहाँ पर क्या होगी, आपकी एजुकेशन होगी। तो कोठारी कमीशन जो आपका 1964-66 में बना था, तो उसने इसकी रिकमेंडेशन उतने पहले कर दी थी कि भैया कम से कम जो है बजट का 6% किस पे खर्च होना चाहिए, आपका शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके वहाँ जो है, जो आपका व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा, उसकी कमी देखने को मिल रही है। यानी कि हम पढ़ तो रहे हैं, हम BA BSc BCom कर रहे हैं, क्या ये हमको आगे जाके रोजगार देगी, ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो आपका NEP है, NEP 2020, तो इसमें इस पे क्या किया गया है, एक नई चीज़ जोड़ी गई है। अगर आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ दिया होगा, तो जब आप क्या करते हैं, जैसे आपने BA किया, आपने BSc की, आपने जो है BCom किया, तो इसके साथ 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं। जैसे आप पहले से क्या करते थे, 3 सब्जेक्ट लेते थे, जैसे आपने हिंदी ले लिया, पॉलिटी ले लिया, इको ले लिया, ऐसे आपने PCM ले लिया, ZVC ले लिया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक सेमेस्टर, अब सेमेस्टर आपका सिस्टम है, तो प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 2 एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप ये फर्स्ट में जा रहे हैं, तो उसमें आपके सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह के वहाँ पे सब्जेक्ट, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके विषय में जोड़े गए हैं, जो क्या करेंगे, आपको व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ले जाएंगे। आप व्यावसायिक शिक्षा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कम से कम इतने योग्यता बन जाएं कि जैसे आपका जैसे बोलचाल अच्छी हो जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन आज की डेट में अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी बात करेंगे, आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, तो उसमें यह लगना चाहिए कि आप अपनी बात को अच्छे से बता पा रहे हैं। एक शिक्षक के लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसी में नहीं, अगर आप मार्केटिंग करेंगे, आप दूसरे विभागों में जाएंगे, तो जहाँ भी आप जाएंगे तो सब जगह पब्लिक डीलिंग है। तो पब्लिक डील जब आप करेंगे, तो आपकी बातचीत जो होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल, रूरल मार्केटिंग, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं आपके उसमें इंक्लूड किए गए हैं। वो इसीलिए किए गए हैं कि भैया जो है व्यावसायिक शिक्षा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ इनको भी पढ़िए, ये आपको क्या करेंगी, आगे जाके हेल्प करेंगी। जैसे आप कंप्यूटर आपको आता है, तो उसमें क्या करेंगे, तो कंप्यूटर आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। जैसे आज के डेट में भले ही आप शिक्षा में हैं, भले ही आप कहीं पर भी हैं, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, आपको ICT नहीं आता है, अगर आपके अंदर जो है टेक्निकल चीज़ों की कमी है, तो वो आपको आगे जाके परेशान करेगी। आज जो भी चीज़ें हैं सब क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। अब कैशलेस व्यवस्था कह रहे हैं। इसके अलावा आगे आने वाले समय में ये अपडेट होती रहेंगी। तो आपको अगर नहीं भी सीखा है तो सीखना पड़ेगा। जैसे कोविड आया, कोविड के बाद जिसको ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता है तो उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आपका NEP 2020 है उसमें ये कह दिया गया है कि भैया आप 40% जो सिलेबस होगा वो ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। तो जब आप ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे तो आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नई चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी अपने आप में। ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा एक कमी है। तो व्यावसायिक शिक्षा अगर आप नहीं भी ले रहे हैं, तो कम से कम इतना सीखें जिससे अपना आप क्या कर सकें, जीवन यापन कर सकें। इसके अलावा क्या है कि जब बजट की कमी है, तो उसके साथ साथ भारत में जो है शिक्षकों की भी कमी है। एक समस्या ये भी है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास क्या नहीं है, शिक्षक नहीं है। ठीक। तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है, तो ये एक समस्या बनी रहती है। आप देखते होंगे, अगर आप उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, कई बार आप पेपरों में आता है, अभी आजकल एक प्रधानाचार्य का जो इश्यू है वो चल रहा है। यहाँ जो है प्रिंसिपल ही नहीं है। 40-50% स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। तो प्रिंसिपल नहीं है तो उसको जो है उसका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मैनेजमेंट चलाने के लिए कम से कम क्या है, प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय हैं आपके, उनके सब्जेक्ट नहीं रहते हैं। विषय तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं,
लेकिन कुछ एक विषय ऐसे हैं जिससे क्या है वहाँ पूरा स्ट्रीम ही बंद हो जाता है, जैसे साइंस से ही बंद हो जाता है, कई जगह कॉमर्स से ही बंद हो जाता है। और ये इतना आसान नहीं है कि एक बार बंद हो गया दोबारा उसको क्या करना फिर खोलना, क्योंकि क्या है अगर जब वहाँ बच्चा ही नहीं रहेगा, आप लोग देख रहे होंगे प्राइमरी में जहाँ बच्चा नहीं है उन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं कि अब जो है यहाँ बच्चे नहीं हैं तो आप इनको क्या कर दीजिए, दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। तो आने वाले समय में अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, उस क्षेत्र विशेष का नुकसान होगा। 2-4 घर जो वहाँ हैं, क्योंकि प्लान हो रहा है उत्तराखंड में, तो वो भी वहाँ से क्या कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना सभी चाहते हैं, इसलिए जो आपके वहाँ पे शिक्षक हैं वो तभी रहेंगे जब वहाँ बच्चे होंगे, जब वहाँ बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षकों का क्या काम है फिर। ठीक, तो पर्याप्त मात्रा में आप क्या दें, शिक्षक दें। अगर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं तो वहाँ पे विद्यार्थी भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, वो एडमिशन भी लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ और मेन आपकी क्या है समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं हैं, तो इनके लिए फिर क्या किए गए, शैक्षिक प्रयोग किए गए, कैसे इनको दूर किया जाए। इसके अलावा आपको और समस्याएं भी गिना सकते हैं, जैसे नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, तो उसके बाद कहा गया कि भैया जो परंपरा है, हमारे जो वेद पुराण है, उससे कुछ चीज़ें आपकी ली जाए। तो एनईपी में ये भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए मैं इसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें चीज़ें आई हैं। जैसे उसमें एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है, जो मैं ये बात बता रहा था आपका कि को करिकुलर और वोकेशनल आपके सब्जेक्ट जोड़े गए हैं 2-2 3-3 हर सेमेस्टर में। तो उसमें ये कहा गया है कि आप वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा भी देंगे साथ साथ में। ठीक है, वेद एक उसमें वेदा करके भी है, वेद पुराणों की शिक्षा भी उसमें देनी है, मतलब हम अपनी परंपराओं को भी जाने, अपने इतिहास को भी जाने। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये आपका व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक, बजट की कमी, तो ये सब क्या है, इसकी समस्याएं हैं। तो फिर इसके बाद प्रयोग हुए, जब प्रयोग हुए तो प्रयोग उनको कहते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। फिर प्रयोग करने के बाद जब रिजल्ट आपका क्या आता है, सेम आता है, तो उसको फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो जैसे आपने कहा कि एक शब्द है आपका, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, समस्या समाधान। तो जब समस्या समाधान की बात आती है तो आपके उसमें, जैसे इसमें एक आपका टॉपिक है, आप नीचे जाके देखेंगे आपके सिलेबस में, तो क्रियात्मक शोध उसको कहा जाता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च ये कह दिया गया कि भैया आपके जो कार्यस्थल पे है, जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जब हम उनको दूर करने के लिए रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो वो क्या है, एक्शन रिसर्च है। अब इसी को पहले क्या कहते थे, समस्या समाधान कहते थे। ठीक है, थोड़ा आपका तकनीकी शब्द उसमें क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, और इसलिए जोड़े गए हैं, बार बार उनमें क्या किया गया, प्रयोग किए गए जो समस्याएं हुई। पॉलिसी है इसमें, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 इसका नाम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आई थी, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने समस्याएं देखी, समस्या देखने के बाद हमने इसमें शैक्षिक प्रयोग किए। और क्योंकि शैक्षिक प्रयोग इसलिए किए क्योंकि हमने शिक्षा जगत में इसको अप्लाई करना है। समस्याएं तो कई हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्रयोग भी कैसे होंगे, शैक्षिक प्रयोग होंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके समाधान की बात करेंगे। तो इसके लिए जब हम समाधान की बात करते हैं तो नवाचारों की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। तो शैक्षिक नवाचार, या आप इसको सीधे नवाचार बोलेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, शिक्षा से कोरिलेट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, शैक्षिक नवाचार। देखिए, शैक्षिक नवाचार जो है, हम नवाचार की बात करेंगे, 2 शब्द हैं इसमें, एक तो है नव, और नव के बाद आपका आता है आचार, या इसको आचार भी कह सकते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं, आचरण या व्यवहार। ठीक, तो 2 शब्द हैं, एक तो नव है, एक आपका आचरण और व्यवहार। देखिए, नवाचार क्या है, हम जो काम ट्रेडिशनल रूप से करते आ रहे हैं उसमें हम कुछ नया व्यवहार कर रहे हैं, नया आचरण कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है आपका नवाचार। नया और आचरण या व्यवहार, समझ में आ गया होगा। अगर शिक्षा में हम क्या कर रहे हैं, जो परंपरागत रूप से, जो ट्रेडिशनल रूप से आपकी चली आ रही व्यवस्थाएं थी, उसमें हम कुछ नई चीज़ें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नया व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नवाचार। और शिक्षा जगत में कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका, शैक्षिक नवाचार। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, 2 इसकी सबसे बढ़िया परिभाषा है, और परिभाषाएं भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो सबसे बढ़िया परिभाषा है वो दी है आपकी यूनेस्को ने। देखिए, यूनेस्को जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदी में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और आपका सांस्कृतिक संगठन, इसको लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो आपके शिक्षा में जो भी चीज़ें होती हैं या कुछ इनोवेशन होते हैं या कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो यूनेस्को के द्वारा ही आपकी क्या होती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ठीक। तो आपका इसको क्या बोला जाता है, आपका यूनेस्को बोला जाता है। तो यूनेस्को ने एक परिभाषा दी है इसकी बहुत अच्छी, तो आप वो परिभाषा आप देख सकते हैं। तो यूनेस्को क्या कहता है, यूनेस्को कहता है कि नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है। लिख लीजिए इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नवाचार है, हम नवाचार की बात कर रहे हैं, शैक्षिक नवाचार की बात। नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है। यानी कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है। तकनीकी की प्रक्रिया का मतलब है कि जो हमने अमूमन जो शब्द प्रयोग करते थे, हम जो है यहाँ पे टेक्निकल शब्द प्रयोग करने लग गए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हम पहले परीक्षा कहते थे, तो आप उसको मूल्यांकन कहने लगे हैं, इवैल्यूएशन उसको कहा जा रहा है, असेसमेंट नाम दिया जा रहा है। तो कुछ नए शब्द आपने इसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक तकनीकी क्या है, प्रक्रिया है, जिसका जो प्रयोग है, जिसका प्रयोग प्रचलित, जो पहले से चली आ रही हैं, प्रचलित व्यवहारों के स्थान पर किया जाता है। ये मैंने पहले ही कह दिया आपसे कि जो हमारा ट्रेडिशनल रूप से कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसकी जगह पे हम इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। यह केवल परिवर्तन नहीं है, यह केवल परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है। यह केवल परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, ठीक है। यह केवल परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है, ये परीक्षणों एवं प्रयोगों पर आधारित है। प्रयोगों पर आधारित है, ठीक है। जो हमने बोला है वही हमने कहा कि हम कुछ भी चीज़ अगर इसमें ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या हमने देखी और हमने समस्या देखने के बाद हमने क्या कर दिया कि उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें परीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है करके, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको बोला जाता है आपका नवाचार, ठीक है। हमने क्या कहा कि नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है। यह तकनीकी प्रक्रिया है, टेक्निकल शब्द हैं इसमें, जिसका प्रयोग प्रचलित व्यवहारों के स्थान पर किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने वही कहा कि नया हम व्यवहार करेंगे, जो प्रचलित व्यवहार चल रहा है उसकी जगह पे। और उसके बाद यह केवल परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, परीक्षणों और प्रयोगों पर आधारित है। बहुत अच्छी परिभाषा है, अपने आप में नवाचार के बारे में पूरी ये चीज बता देता है कि क्या है नवाचार और इसको क्यों किया जा रहा है और इसको किस आधार पर आपका इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो शैक्षिक नवाचार आपको समझ में आ गया होगा कि ये नया विचार है और टेक्निकल है। तो इसके अलावा आपका कुछ और परिभाषाएं हैं। जैसे इसमें कोठारी कमीशन ने भी एक परिभाषा दी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो आपका नवाचार है वो सामाजिक और समाज के परिप्रेक्ष्य में है। उन्होंने जब कहा था, कोठारी कमीशन ने
कोठारी कमीशन ने क्या कहा कि जो आपका नवाचार है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है, यानी कि कोई समस्या ऐसी है जो समाज से जुड़ी हुई है तो ये उससे संबंधित है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, ये किसने कहा था? आपका कोठारी कमीशन ने। उन्होंने ये कहा कि ये जो नवाचार है आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है, यानी कि कोई समस्या सामाजिक है तो उसको दूर करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। इसके अलावा रोजर्स हैं, रोजर्स। तो रोजर्स जो हैं वो कहते हैं कि जो विचार नवीन प्रतीत हो वह क्या है? नवाचार है। इन्होंने बहुत सरल कहा, जो विचार नवीन प्रतीत हो, जो विचार नवीन प्रतीत हो वो क्या है? आपका नवाचार है। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अगर कोई नई चीज आप इंक्लूड कर रहे हैं तो वो क्या है? आपका नवाचार है। ठीक, इसके बाद आपके भोला करके एक नाम है आपका, इंडियन है ये। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है। इन्होंने ये कहा कि जो आपका नवाचार है वो अपने व्यवहार, हमारे व्यवहार में वो पहले से ही क्या है? उपलब्ध है, या हम उसको पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि जो नवाचार है हम उसे अपने व्यवहार में, हम उसे अपने व्यवहार में पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं। पहले से प्रयोग कर रहे हैं का मतलब यह है कि हम समाज में तो उसको पहले से प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब उसको कहां पर प्रयोग कर रहे हैं? हम शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग ये समझ सकते हैं, जैसे हम फोन चलाते हैं, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का यूज तो हम पहले से भी कर रहे थे। मोबाइल फोन अगर आप बात करें कि 2000 के आसपास आपका मोबाइल फोन का प्रयोग हम करने लग गए थे, तो लेकिन हम उसको शिक्षा में जब प्रयोग कर रहे हैं, ये यही कह रहे हैं नवाचार हमें उसे अपने पहले से ही हम उसको क्या कर रहे हैं? नवाचार में लिखिए इसमें, नवाचार में, नवाचार क्या है? वो कहते हैं उसे हम अपने व्यवहार में पहले से ही क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं उसको, यानी कि हम अपने व्यवहार में पहले से प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम उसको शिक्षा में कब लाए? हम शिक्षा में तब लाए जब हम उसको, उसकी समस्या देखी और हमने कहा ये तो पहले से ही क्या है? समाज में सक्सेस है, इसलिए इसका क्या कर देना चाहिए? प्रयोग किस में कर देना चाहिए? शिक्षा में कर देना चाहिए। जैसे आप लोग एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे आप जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जब आप काम करते हैं तो किसी काम को अगर हम टुकड़ों में करें तो उसका रिजल्ट देखें तो बेहतर आता है। तो बाद में ये देखा गया कि हम जो परीक्षाएं लेते हैं वो हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरे वर्ष का एक साथ पढ़ाते हैं। पहले तो एक वर्ष का भी नहीं, पहले आप देखेंगे जो आपके 10th की परीक्षा और 12th की परीक्षा होती थी वो 2-2 साल में होती थी, तो उसमें 2-2 साल का 2-2 वर्ष का सिलेबस आता था। फिर ये देखा गया कि ये सही नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि इसको छोटा कीजिए, 1-1 वर्ष का कीजिए, ये करने की कोशिश की गई। ऐसे ही आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, पीजी लेवल पे भी है, ऐसा ही होता था। फिर उसके बाद क्या किया गया? इसमें सेमेस्टर एग्जाम प्रणाली अपनाई गई। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने का पढ़ाइए और 6 महीने का आप क्या ले लीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए कि बच्चे ने कितना सीखा करके। तो ये चीज़ें देखी गई। तो हम पहले से ही उसको प्रयोग कर रहे थे, बाद में हमने किस में प्रयोग करना शुरू किया? उसका शिक्षा में प्रयोग करना शुरू किया। इसके अलावा एक H.G. वार्लेट हैं, वो कहते हैं कि आपका H.G. वार्लेट, ठीक है, ये कहते हैं कि जो हम नवीन चीज कोई कर रहे हैं तो हम उसका जब प्रयोग कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो गुणात्मक दृष्टि से क्या है? आपका सही है। अगर हम किसी नवीन चीज का प्रयोग कर रहे हैं, नवीन वस्तु, ठीक है, का प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो गुणात्मक रूप से क्या है? आपका गुणात्मक रूप से आपका क्या है? सही है। ये इन्होंने कहा ये गुणात्मक रूप से सही है, इसलिए हम उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो आपकी 4-5 ये क्या होगी? आपकी डेफिनेशन हो गई। तो इसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन आपने जो यूनेस्को ने दी वो क्या है? अपने आप में पूरी है।
अब जो ये हम नवाचार देख रहे हैं, हम इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो पड़ी इसलिए भैया हमारे पास क्या थी, समस्याएं थी, इसलिए अब इसका क्या किया, हमने प्रयोग किया नवाचार का। तो ये परिभाषाएं हैं, तो इसमें देख लीजिएगा जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। एक्चुअली क्या है कि जब आपकी परीक्षा में परिभाषाएं आती हैं, जनरली आपका जो छोटी परिभाषाएं हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, बहुत बड़ी परिभाषा आपकी नहीं पूछी जाती है। तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार, जो आपकी क्या है परिभाषाएं हैं। अब आप बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, नवाचार की आवश्यकता। नवाचार की आवश्यकता, आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? एक तो हमारे पास क्या थी, समस्याएं थी। दूसरा क्या है कि आपकी जो समस्याएं थी तो उसमें आपका क्या करने के लिए, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, गुणात्मक तो होगा ही होगा, जब आप नवाचार की बात कर रहे हैं तो साथ साथ में उसमें मात्रात्मक सुधार भी होगा, यानी कि क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, बीटेक चाहिए, तो शुरुआत में आपने या पहले आपने देखा होगा, या आपको क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तो आपके पास क्या होती थी, लिमिटेड सीटें होती थी। तो आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे क्या है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने। तो इसलिए क्या किया गया, आपका मात्रात्मक सुधार भी किया गया। गुणात्मक तो किया गया और उसके अलावा मात्रात्मक सुधार भी किया गया, जिससे क्या हो, मात्रा में आपकी वृद्धि हो। इसके अलावा जो समाज है, समाज की कुछ आकांक्षाएं हैं, ठीक है, समाज की आकांक्षाएं, या आप कह सकते हैं इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनको दूर करने के लिए, या अपेक्षाएं, जो अपेक्षाएं हैं। तो आकांक्षा और अपेक्षा, इसको क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें नवाचार की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। देखिए, लोगों की कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हम पूरा करेंगे, पब्लिक की, वो तभी पूरी होंगी जब हमारी शिक्षा उस जो कैटेगरी है, जो हमारा वर्ग है, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उसको क्या करती है, पूरा करती है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो इसको फुलफिल करे और जो उसकी अपेक्षा को फुलफिल करे। क्या ऐसे लोग हैं, क्या ऐसे बच्चे हैं जो वो चाहते हैं कि ये चीज़ हमें मिले, तो वो तभी मिल सकती है जब वो उनकी क्या करेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करेंगे, उसमें नवाचार की बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे वो क्या हो, बच्चे अपने आप में उसको ग्रहण कर सकें और अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इसके अलावा जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो है आपकी जनसंख्या बहुत है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षित भी करना पड़ेगा। तो इस जनसंख्या की जो आपकी क्या है आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे दूर करोगे? आवश्यकता जो पब्लिक है, पब्लिक डिमांड है, अब आपको क्या चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में विद्यालय चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में आपको टीचर चाहिए, संसाधन चाहिए। उसको कैसे जुटाया जाए, वो उसको कैसे जुटाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, आपकी उसकी जो जनसंख्या की आवश्यकता है उसके आधार पर उसको क्या किया जाए, आपका दूर किया जाए। ठीक है। तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या की जो आवश्यकता होंगी, जनसंख्या की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे आजीविका एक आवश्यकता हो सकती है, और इसके अलावा आपका उनका विकास एक आवश्यकता हो सकती है। ठीक। तो जो आप नहीं पढ़े हैं, वो लोग, जो आपके कुछ ऐसे लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को क्या किया जाए, शिक्षित कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस किसकी आवश्यकता पड़ी आपको, नवाचार की। अगर हम नई चीज़ें करेंगे तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, उसमें आपका उसमें बदलाव ला सकते हैं, जब क्या करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका जो आपकी जनसंख्या की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं तो आपकी क्या हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। इसके अलावा जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप क्या कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तभी होगी, जिस उद्देश्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति आपकी तभी पूरी होगी जब हम उसमें क्या करेंगे, नवाचार करेंगे। ठीक है।
तो इसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपके नवाचार की। या पाठ्यक्रम में कोई आप नूतन, पाठ्यक्रम में नूतन या नया भी कह सकते हैं, नया विषय आप जोड़ रहे हैं, तो नई चीजें अगर आप जोड़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नवाचार की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा समाज क्या है? प्रगतिशील है, परिवर्तन होते रहते हैं, तो आपको समय समय पर आपको वो चीजें भी उसमें अपडेट करनी पड़ेंगी शिक्षा में, क्योंकि समाज परिवर्तित होगा। जैसे आज तक आईसीटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और आज की डेट में जो है आपका जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया है शिक्षा के अंदर। अब आप लोग देखते होंगे, आपको छोटी सी छोटी चीजें हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आज के डेट में बहुत बढ़ गए हैं। जैसे आप कहीं पर भी खड़े हैं, हर जगह ज्ञान है। हर जगह ज्ञान है का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ भी आप वहां पे क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। जैसे एक बड़ा डिबेटेबल चीज हो रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उसमें ये चीज हो रही है कि आने वाले समय में क्या शिक्षक की आवश्यकता होगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर जब सब चीज आपको उपलब्ध है तो शिक्षक की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने को अपडेट करना पड़ेगा, हम लोगों को नई नई चीजें देखने पड़ेंगी। अब हमारे जो पुरानी साथी हैं, जो पहले क्या कर चुके हैं, पहले ही उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनको भी अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि वो अपडेट रहेंगे, नवाचार की बात करेंगे, नई नई चीजें अपने साथ जोड़ेंगे, तो आने वाले समय में वो उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो आपके नए साथी लोग हैं, उनके जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा कि आने वाले समय में जब बच्चे कहेंगे कि सब चीज हमें कहाँ से मिल रहा है, आपका कहाँ से मिल रहा है? अगर नेट से मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है, तो हम विद्यालय क्यों जाएं? अभी जो लास्ट बजट था उसमें ये बात उठी थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी खोली जाए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या होगा आपका कि एक शिक्षक जो है पढ़ाएगा, जैसे दिल्ली में बैठ के कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो उसको पूरा भारत देख सकता है, पूरा भारत उससे क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो फिर इतने शिक्षकों की आवश्यकता क्यों? ठीक है, तो ये भी है। और सबसे बड़ी बात है, टीचर की ही आवश्यकता क्यों? ठीक, ये एक बड़ा प्रश्न है कि शिक्षक की आवश्यकता ही क्यों है, जब सब कुछ आपको किस में मिल रहा है? आपका हर जगह इतने सारे रिसोर्सेज हैं आज के डेट में, कि इतने ज़्यादा आपके स्रोत हैं जहां से आप क्या कर ले रहे हो, आप वहां से एक्सेस कर लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? समय के साथ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन कब होगा? क्योंकि समाज क्या है आपका? प्रगतिशील है, समाज प्रगतिशील है। तो जब समाज प्रगतिशील है तो हमें समय समय पर उसमें क्या करना पड़ेंगे? नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे, नवाचार करना पड़ेगा, जिससे क्या है हम इस बदलने वाले समाज की जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको क्या कर सकें? फुलफिल कर सकें। तो समाज जो है आपका प्रगतिशील है, और उसी के अनुसार आपको क्या देनी पड़ेगी? शिक्षा देनी पड़ेगी, उसी के अनुसार आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया होगा? इजी सा है। तो सबसे पहले हमने समस्याएं देखी, समस्याओं के बाद हमने देखा कि जो प्रयोगों के आधार पर आपके नवाचार हैं, नवाचार क्या होता है और नवाचारों की परिभाषा क्या है, और उसके बाद इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है करके। ठीक, अब कुछ एक एरिया हैं जिसमें हम क्या करते हैं? नवाचारों की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपका नवाचार आप अपना सकते हैं। बहुत सारे एरिया हैं। तो सबसे पहले आपका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। पहला है आपका शिक्षण अधिगम। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम है, उसमें कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, पहले क्या कहते थे? परीक्षा। अब इसको क्या कह रहे हैं आप? मूल्यांकन। पढ़ेंगे बाद में, आपका टॉपिक है। तो जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं और मूल्यांकन की बात करते हैं, तो हम इसमें केवल ये नहीं देखते हैं
कि उसने कितने नंबर पाए। जैसे पहले परीक्षा के दौरान क्या होता था, जो परंपरागत आपका परीक्षा का पैटर्न होता था, उसमें यह देखा जाता था बच्चे ने कितने मार्क्स अचीव किए। तो जैसे ही हम मूल्यांकन की बात करते हैं ना, तो इसमें कुछ और चीज़ें आ जाती हैं आपकी आपकी क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे ये देखा जाता है कि हमने शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति की, शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई, कितनी प्राप्ति हुई, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्या जिस उद्देश्य के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा आपकी पूरी हुई या नहीं हुई, तो शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई, ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो पाठ्यचर्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं करिकुलम, पाठ्यचर्या वो कितनी उपयोगी है। क्या जिस बच्चे के लिए, जिस बालक के लिए आप शिक्षा दे रहे हो, क्या वो उसके लिए उपयोगी है या नहीं है। उसको या तो वैसे ही तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो समय समय पर इसलिए तो बदलाव किए जाते हैं। कई सारे आयोगों का गठन इसीलिए किया गया कि कौन कौन से बदलाव किए जा सकते हैं जिससे समाज और जो बालक है उसकी आवश्यकताएं क्या हो सकें, संतुष्ट हो सकें। इसके लिए क्या है, समय समय पर कई सारे आयोगों का गठन किया जाता है कि जिससे क्या है, ये पाठ्यचर्या जो है आपके कितनी उपयोगी है, इसको देखा जाता है। इसके अलावा जो आप क्या कर रहे हैं, आप शिक्षण विधियां और जो भी आप शिक्षण कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो उपयोगी हैं या नहीं हैं। तो इसकी भी उपयोगिता की भी जांच किसके अंदर की जाती है, आपके जैसे आपके शिक्षण विधि, कौशल आदि की उपयोगिता की जांच भी की जाती है। जिस विधि से, जिस तरीके से, जिस रवैये से आप पढ़ा रहे हैं, क्या ये जो बच्चा है उसको उस सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, उसका विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये हम जब मूल्यांकन आया तो मूल्यांकन के साथ साथ इतनी चीज़ें भी उसके साथ आ गई कि आप क्या करेंगे, परीक्षा को किस में बदला गया आपका, जब मूल्यांकन शब्द हमने इसके लिए क्या किया, प्रयोग किया। हमने कहा ना वहाँ पर जब हमने यूनेस्को की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा कि ये तकनीकी प्रक्रिया है, इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे परीक्षा हम जनरली पहले से प्रयोग करते थे तो आप इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे उसमें टॉपिक है ये लास्ट में, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इस टॉपिक को देखेंगे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया जब हम कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि भैया शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति हुई नहीं हुई, पाठ्यचर्या कितनी उपयोगी है, शिक्षण विधि और कौशल, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि इनकी उपयोगिता है या वहाँ पे नहीं भी है। इसके अलावा जब अब ये तो हो गया आपका जब हम शिक्षण अधिगम में जब सुधार कर रहे थे। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल गया तो स्कूल की जो गतिविधियां हैं स्कूल, या इसमें एक और चीज देखी जाती है जो आपकी प्रार्थना है, प्रार्थना स्थल। इसमें जो जो सुधार किए जा सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो गतिविधि है, प्रार्थना स्थल की गतिविधि की गतिविधि, तो इसमें क्या चीजें हो सकती हैं आपकी। जैसे आप देखते होंगे जो प्रार्थना स्थल है आपका, ये केवल प्रार्थना स्थल ही नहीं रह गया है। पहले प्रार्थना कराई जाती थी तो इसके साथ बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका बच्चे से उसके पर्सनल जो है आपके विचार रखे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपके क्या सुनाए जाते हैं, जैसे समाचार सुनाए जाते हैं। समाचार के अलावा और दूसरी चीजें हैं, कहीं पर क्या किया जाता है, जो पर्सनल हाइजीन है उस पे भी मेंटेन किया जाता है। पर्सनल हाइजीन का मतलब है, जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बच्चों के बाल कटे हैं नहीं कटे हैं, नाखून कटे हैं नहीं कटे हैं, इन सब को देखते हैं। उनकी व्यक्तिगत साफ सफाई, जिसको आप पर्सनल हाइजीन भी कहते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये भी इसमें देखा जाता है। कई सारे स्कूलों में आजकल योग भी कराया जाता है, क्योंकि बच्चों को हमने क्या रखना है, स्वस्थ रखना है। केवल प्रार्थना नहीं रह गई है, इसके साथ साथ कई सारे स्कूलों में क्या किए जाते हैं, जैसे कुछ नई चीज़ें हो रही हैं। जैसे भारत में अभी आपने देखा होगा तो G20 हो रहा था, तो इसके बारे में बच्चों को बताना, या कोई इनोवेशन हुआ है या भारत ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो देश के लिए गौरवशाली क्षण हैं, तो उनकी बात की जाती है। जैसे हमने देखा वर्तमान में चंद्रयान, ठीक है,
तो इसको जो लॉन्चिंग हुई थी तो बच्चों को कई जगह क्या किया गया था, दिखाया गया था या उनको बताया गया था। तो प्रार्थना स्थल पे ये सारी चीज़ें आपकी की जाती हैं। तो प्रार्थना स्थल पर और स्कूल में की जो गतिविधियां हैं उनमें इसको शामिल किया जाए, जिससे क्या हो, बच्चे का डेवलपमेंट हो। तो ये क्या है, आपका नवाचार ही है। इसके बाद आपका तीसरा है जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसको हम को कैरिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं। तो जो आपकी को कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें भी क्या किया गया, नई नई चीजों को शामिल किया गया। तो कई जगह ये होता है कि पढ़ लिख के क्या मतलब खेल के क्या करोगे, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि बच्चे का विकास तभी होगा या हम अपने जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति तभी कर पाएंगे जब हम बच्चों को इसमें भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो इसका मतलब आपकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें शामिल किया जाएगा बच्चों को। और इसके अलावा जो खेल हैं उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चे क्या हो, आगे के लिए भी तैयार हो। तो इसमें हम, जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो आपका NEP 2020 है, NEP 2020 जो नैप आपका चला, तो इसमें ये इन चीज़ों का ध्यान दिया गया कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप, जिनको हम को कैरिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उनको इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। जो इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे का आपका विकास होगा, ठीक। और जो आपकी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो पाएगी। और दूसरा, जो समाज और देश की आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको हम क्या कर पाएंगे, परिपूर्ण कर पाएंगे जब हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनको क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक। इसके अलावा आपका पाठ्यगामी सहक्रियाओं के बाद कुछ सामुदायिक सहभागिता भी है। जो आपकी कम्युनिटी है उसमें भी वो वाली गतिविधियां हैं, सामुदायिक गतिविधियां, ठीक है। सामुदायिक गतिविधियां, जैसे पहले क्या कहा जाता था कि केवल आपका क्या होगा, जो पढ़ाने लिखाने का काम है वो किसका है, केवल स्कूल का है। लेकिन वर्तमान समय में ये देखा गया कि समाज और परिवार की जो आपकी क्या है, पार्टिसिपेशन है या उनका भागीदार होना शिक्षा, स्कूली शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। अगर वो बच्चे की शिक्षा में भागीदार बनते हैं तो इससे जो है, जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है वो निश्चित तौर पर हो सकती है। जैसे वो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकते हैं, भविष्य के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहा गया कि भैया जो आपकी शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी केवल किसकी नहीं है, स्कूल की नहीं है। स्कूल के अलावा आपके जो समुदाय है उसकी भी ये क्या है, आपकी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए क्या किया गया, जैसे आपने कहा कि जो PTA होते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, एक आपका RTE जो है, आपका RTE 2009 राइट टू एजुकेशन, इसमें भी बात की थी। जैसे इसमें SMC की बात की गई है, आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। तो इसकी बात की गई। एक और है SDMC, इसकी बात की गई है, ये भी आपका RT में ही है। तो ये मतलब जो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बात की गई। तो ऐसी जो आपकी चीज़ें हैं, ये इनकी बात इसलिए की गई कि जिससे क्या हो, आपका जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो। तो यही तो क्या है, आपके नवाचार हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, आपके शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सामुदायिक कम्युनिटी की आपकी क्या होगी, वहाँ पे पार्टिसिपेशन रहेगा। जो कम्युनिटी है, समुदाय है, समुदाय क्या करेगा, प्रतिभाग करेगा बच्चे के शिक्षा में, ठीक है। तो ये रहा आपका कि SMC, SDMC और PTA, तो इस तरह के उनके क्या बनाए गए, संगठन बनाए गए। इसको ये क्या है, आपके नवाचार हैं। तो विद्यालयी शिक्षा में या स्कूली शिक्षा में या आपके हायर एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, नवाचार की
का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम नवाचार का प्रयोग करेंगे तो हम देश की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, बच्चे का जो फ्यूचर है उसके लिए हम भविष्य के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, इसमें ये आपके नवाचार हैं। तो अलग अलग फील्ड में इसको प्रयोग किया जा सकता है। और नवाचार क्या है, नया है। जैसे मैंने कहा ना, एक्शन रिसर्च की बात की, आपकी क्रियात्मक शोध की बात की। तो जब क्रियात्मक शोध की जब हम बात करते हैं तो क्रियात्मक शोध मैंने ये कहा कि जब हम अपने कार्यस्थल पे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्या क्या समस्याएं यहाँ पे हो सकती हैं, तो उन समस्याओं के लिए जब हम शोध करेंगे तो उसको क्रियात्मक शोध कहते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है, इसी सिलेबस में है आपके। तो इसको बोला जाता है क्रियात्मक शोध। पहले जैसे कहते थे समस्या समाधान, जो समस्या है उसका क्या करेंगे, समाधान। तो कुछ टेक्निकल वर्ड भी इसमें क्या किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। तो मैंने परीक्षा में भी बताया। तो ऐसे आपके हर एक फील्ड में इस तरह के प्रयोग आपके किए गए हैं, जिनको हम क्या किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, नवाचारों की श्रेणी में। ठीक है, तो आज ये टॉपिक इतना ही था। प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लियर हो गया होगा आपका सबका। कोई दिक्कत है तो आप, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।